हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्वांटाइज्ड केमिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी पीजीटी केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन। तो इस प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन से आपके जो प्रीवियस में जो पेपर्स आए हुए हैं उसका एनालिसिस हो पाएगा और साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी आपका रिवाइज हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि सोडियम एटम आर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस सॉलिड स्टेट की बात करें अगर, तो सॉलिड स्टेट में जो मेनली चार टाइप्स के लैटिस होते हैं। मेनली जो है चार टाइप के लैटिस होते हैं और उसका जो नंबर ऑफ एटम्स, जो पर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो सिंपल सबसे पहला क्या होता है, एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें टोटल 1 एटम होते हैं। अगर हम लोग बात करें बीसीसी की, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें 2 होते हैं। अगर हम लोग बात करें एफसीसी की तो इसमें 4 होते हैं। और अगर हम लोग बात करें एचसीपी की तो इसमें टोटल 6 होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीसीसी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सेकंड नहीं थर्ड नंबर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग। पूछा जा रहा है कि एन ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएक्ट विद इथिलीन ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, तो कोई भी मेटल के साथ जब भी कोई कार्बन ऐड होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की खास बात क्या है कि जैसे आपने सबसे बेसिक है RMgX, जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। जैसे RLI अल्काइल लिथियम, उसी तरह RNA, उसी तरह एक होता है R2CuLi, जिसको हम लोग गिलमन रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो रिएजेंट्स हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के कैटेगरी में आते हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि ये हमें R माइनस प्रोवाइड कराता है। ये R माइनस जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो हम लोग अगर बात करें कि ऑक्साइड इथिलीन ऑक्साइड हमारा क्या होता है, देखिए इथिलीन ऑक्साइड ये है हमारा इथिलीन ऑक्साइड। अगर हम लोग बात करें आर माइनस की, तो आर माइनस जब यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये ओपनिंग होगा। अगर ये ओपनिंग होगा तो हमारे पास ओ एच बनेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आर बनेगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये ओ एच जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना कौन सा डिग्री होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें, जब हमारे पास एल्डिहाइड होता है और उसका अगर हम लोग आर माइनस से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें 2 डिग्री अल्कोहल देता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास कीटोन हो और हम लोग इसका सिंपली आर माइनस से रिएक्शन कराएं तो ये हमें 3 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट नस्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Zn2 प्लस एक्टिविटी। यहाँ पे ये डाटा दिया गया है। यहाँ पे हम लोग एक सॉल्ट ब्रिज लगाना है, हमें सॉल्ट ब्रिज लगा दिए और यहाँ पे हमें एक ये लगाना है। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट हिटेड क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल बनेंगे और बनते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपके पीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो नस्ट इक्वेशन जो होता है, नस्ट इक्वेशन जो है वो क्या होता है, पहले हम लोग ये जानेंगे। तो इक्वेशन जाने, E इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं इसे, और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है, उसके टर्म में बात कर रहे हैं। तो अगर इन ये फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें तो हमारा तो ए ऑप्शन तो नहीं होने वाला है और डी ऑप्शन नहीं होने वाला है, होगा कौन सा, बी और सी। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, जेड और ये दिया हुआ है। तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड में जो होता है ये होता है क्या, एनोड, और राइट साइड में जो होता है ये होता है क्या, कैथोड होता है। ठीक है, और हमें मालूम है कि एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता है तो Zn जो है वो रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड में होगा हमारा रिडक्शन। तो कैथोड में रिडक्शन होगा मतलब कि Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर रहा है और
क्या हो रहा है, Fe2+ बना रहा है। अगर हम लोग इसको बैलेंस कर लें तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या बनेगा, देखिए Zn प्लस 2Fe3+ रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, Zn2+ प्लस 2Fe2+। अब ये जो फॉर्मूला हो गया, ये हमारा हो गया क्या, प्रोडक्ट, और ये हो गया हमारा क्या, रिएक्टेंट। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग नस्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन, कितना आया हमारे पास, 2 एल एन। अब हम लोग लिख रहे हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन को ना देके यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास एक्टिविटी दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो Zn2+ का एक्टिविटी ए Zn2+ इंटू Fe2, देखिए ए 1 मिनट, ए जेड Fe2+ एक्टिविटी, यहाँ पे इसका हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे में क्या है आपका, एक्टिविटी ऑफ Fe3+ होल 2। तो इसको देख के अगर हम लोग यहाँ से जो ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग अभी आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये जो पोर्शन है नस्ट इक्वेशन, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, और ये ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। सो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द लोवेस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सो ये क्वेश्चन किसका है, आईआर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग स्ट्रेचिंग की बात करते हैं। स्ट्रेचिंग के लिए क्या आता है, फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन न्यू। ये न्यू जो है ये क्या है, रिड्यूस्ड मास को रिप्रेजेंट करता है, और के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो न्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसका, अंडर रूट म्यू का। ये म्यू की बात करें तो जिसका रिड्यूस्ड मास हाई होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लो होगा। अगर अगर हम लोग ऑप्शन से देखें तो कार्बन 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 क्लोरीन, क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है, 35.5, तो इसका रिड्यूस मास सबसे ज्यादा होगा, मींस इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ हीलियम गैस इज अंडर रूट 8 टाइम्स द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। If T is the temperature of the gas, which of the following is the correct relation with respect to temperature of the gases? Atomic mass of helium is 4 and oxygen is 16। तो हमें पता है कि जो वेरियस वेलोसिटीज जो होते हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो गैसियस स्टेट में 3 काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज पढ़ते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं वी आरएमएस, एक को हम लोग बोलते हैं वी एवरेज, और एक को बोलते हैं वी मोस्ट प्रोबेबल। तो देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का हमारा मेन पर्पस क्या है कि इसमें और भी वेरियस डायमेंशंस जो भी हम लोग टच कर सकते थे उसको हम लोग टच करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में ये बेनिफिशियल हो सके। तो वी आरएमएस क्या होता है, 3RT/m। अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो ये होता है 8RT/πm, और मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है 2RT/m। आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन जो है, मतलब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मतलब कोशिश करें कि गैसियस स्टेट के ये फॉर्मूले को अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लें। मतलब अप्रोक्स 2 to 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एटलीस्ट कोशिश कीजिए बना लें आप। ठीक है, अब लोग बात करें एवरेज की, तो एवरेज की अगर हम लोग बात करें तो देखें वी एवरेज क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T/m के। ठीक है, वी एवरेज जो है T/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग हीलियम और ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम लोग देखें भी हीलियम बाय भी O2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, T ऑफ हीलियम बाय M ऑफ हीलियम का रूट डिवाइडेड बाय T ऑफ O2 डिवाइडेड बाय M ऑफ O2 का रूट। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू दिया गया है कितना टाइम्स दिया गया है, √8 टाइम्स। तो ये वैल्यू हो गया हमारा कितना, √8। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें, T ऑफ हीलियम बाय T ऑफ O2, इसको हम लोग रूट में अगर यहाँ लिख लें, यहाँ पे लिख लें M ऑफ O2 बाय M ऑफ हीलियम। अब देखिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32 बाय कितना हो गया 4। तो ये वैल्यू अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें
तो ये आ जाएगा आपका 8 और ये हो गया T ऑफ हीलियम बाय T ऑफ O2। अगर आप इसको गौर से देखें तो √8 और √8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके आपका जो ऑप्शन आएगा T ऑफ हीलियम इक्वल टू T ऑफ O2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखें आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपका स्टार मार्क कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, यहाँ से श्योर शॉट है कि क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए मेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ए फॉलोइंग ऑप्शन इज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। ये एक इक्वेशन है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे बेस लिया गया है, और ये बेस कैसा है, बल्कि बेस है। ठीक है, बल्कि बेस में क्या होता है कि ये जो है ये गारंटेड है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा हमें, ये जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनेंगे, या तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेंगे या फिर यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेंगे, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो उसके बेसिस पे हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सा हो सकता है, या तो ए हो सकता है और या फिर हमारे पास डी हो सकता है। लेट मी करेक्ट, हाँ, या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि बल्कि बेस के केस में क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में मतलब इस टाइप के यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग दो रूल पढ़ते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, हॉफमैन रूल, फॉरगेट अबाउट द स्पेलिंग्स, एक होता है सेडजेव्स रूल। तो हॉफमैन रूल क्या बोलता है, हॉफमैन रूल में क्या होता है कि लेस स्टेबल जो प्रोडक्ट होते हैं, लेस स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, मेजर होता है। और सेडजेव्स में क्या होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है मेजर। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि हॉफमैन रूल के लिए हमें बल्कि बेस की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि बेस। ये बल्कि बेस क्या हो सकता है, टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड हो सकता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन आइसोप्रोपाइल नाइट्रोजन हो सकता है, और शायद और साथ ही साथ आपका पीरिडीन भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी ग्रुप हो सकते हैं। तो ये सारे ग्रुप्स अगर रहेंगे तो ये बल्कि बेस है, और ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनता है इसका। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेटशेप्स में, तो मतलब मॉडरेट बेसिस होते हैं या फिर स्मॉलर बेसिस होते हैं, जैसे OH माइनस हो गया आपका, ETO माइनस हो गया आपका, या फिर आइसोप्रोपाइल O माइनस हो गया आपका। तो ये सारे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज है कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन रहता है, मान लीजिए ये वाला सिचुएशन रहता है OH, अगर ऐसा सिचुएशन भी रहता है तो यहाँ पे भी हॉफमैन रूल फॉलो होता है, और हॉफमैन रूल फॉलो होगा तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन हो। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, और यहाँ से किसी भी कंपटीशन में, केमिस्ट्री के सेक्शन की मैं बात करूं, किसी भी कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बट स्टूडेंट्स जो है इसमें कंफ्यूजन में गलत करके आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट नेम फॉर द गिवन मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का करेक्ट नेम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो नंबरिंग करना आना चाहिए हम लोग को। नंबरिंग किधर से करेंगे, जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उधर, जिधर से वो नजदीक आ रहा हो। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन एक नजदीक आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए हमें पता है कि ये ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन इधर है और हाइड्रोजन इधर है। ई जो होता है, ई किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांस को या फिर ऑपोजिट को, और इसको हम लोग एंटेगन बोलते हैं। और जेड जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सिस को, सिस मतलब सेम साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कौन सा होगा, ई होगा। अगर हम लोग बात करें अब ये वाला का, इसमें हम लोग आर और एस निकालना होगा। आर और एस निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रायोरिटी देने के लिए क्या करना होगा हमें, देखते हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी किसे देंगे, वेट सेकेंड, सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग देंगे इसे 1 नंबर, सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम लोग इसे 2 नंबर, थर्ड प्रायोरिटी देंगे इसे, और फोर्थ प्रायोरिटी इसे देंगे। अब देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। बट जो स्मॉलर ग्रुप, फोर्थ ग्रुप जो होता है वो लो, बिलो द प्लेन होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, एबव द प्लेन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एस हो जाएगा। तो मिला लें हम लोग, क्या आ रहा है इसका आंसर, 2s। क्या आ रहा है, 2s ब्रोमो हेक्स 3 इन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है आपका, आगे बढ़े हम लोग, कोई चलिए आगे बढ़ते हैं।
हम लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट अ सेकेंड। देखिए मिस्टेक हुआ ना, आप लोगों से भी ऐसा ही मिस्टेक हम लोगों से, मतलब जॉन, आप लोगों क्या, मैं भी बोल रहा हूँ कि एग्जाम के टाइम में हम लोगों से यही मिस्टेक होता है। अभी हम लोगों ने क्या मारा, एक्चुअली आंसर क्या किया हम लोगों ने, 2s, और हम लोगों ने अभी मैंने अभी टिक क्या कर रहा था, 5a नंबर। ध्यान रखना है हमें, ये सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सजेस्ट द करेक्ट प्रोडक्ट, यहाँ पे करेक्ट प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट प्रोडक्ट पूछा गया है, देखिए क्या बोला जा रहा है, HgOAc एक रिएजेंट है, और उसका बाद में हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करा रहे हैं, NaBH4 से रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे OH भी होना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग इसको पिक कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, HgOAc जो है, इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो है, ये ग्रुप जो है HgOAc, पहले जो है इस डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ट्रैप कर जाता है, और ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा, क्योंकि अगर हम लोग एबव द प्लेन अटैक करेंगे तो ये जो CH3 ग्रुप जो है वो एक्सियल पे आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो हम लोग बिलो द प्लेन अटैक करेंगे। अब बिलो द प्लेन अटैक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे OH माइनस आएगा, OH माइनस, ये OH माइनस जो है अटैक करने वाला होता है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में ध्यान क्या रखना होता है कि OH माइनस हम लोग जो मोर हिंडर्ड साइड होता है ना, वहां पे अटैक करते हैं, सो दैट कि HgOAc जो है वो लेस हिंडर्ड साइड में ओपन ओपन हो सके। तो इसको हम लोग अगर OH माइनस को हम लोग वापस से अटैक करेंगे, तो ये एक्सियल पोजीशन से अटैक करेंगे एबव द प्लेन, तो ये जो है ये इधर को क्लोज होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसके वजह से ये जो फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का, ये बन जाएगा आपका। हम लोग आगे प्रोसीड करें, देखिए 1 मिनट। ये आ जाएगा आपका एक्सियल पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, और यहाँ पे ट्राई अल्काइल, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके बेसिस पे आप लोग ऑप्शन मैच कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा है आपका, C नंबर ऑप्शन है। चलिए ठीक है, तो ध्यान रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग अब। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि गैसियस स्टेट से जो कॉम्प्रेसिबिलिटी वाला जो पोर्शन है, और जो वंडरवाल गैस इक्वेशन है, इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अभी जब लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम हुआ है, तो वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमें ध्यान रखना है आप सभी को। क्या है, द गैसेस दैट लिक्विफाइज फर्स्ट व्हेन कूल्ड फ्रॉम 500 केल्विन टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। 500 केल्विन से उसके क्रिटिकल टेम्परेचर में जब हम लोग गैस को कूल करते हैं, तो कौन सा गैस जो है सबसे पहले लिक्विफाई होगा। तो लिक्विफिकेशन के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, अगर हम लोग वंडरवाल गैस इक्वेशन की बात करें, तो वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या होता है, P+A n² अपॉन V² इंटू B माइनस NB इक्वल टू nRT। ये जो A है, A हमें किसके बारे में बताता है, A हमें बताता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के बारे में, एट्रैक्शन के बारे में, और B जो है हमें बताता है क्या, फोर्स ऑफ, अगर हम लोग बोलना चाहे तो बोल सकते हैं रिपल्सन के बारे में, लेकिन ये कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि अगर बी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो वो गैसेज जो है लेस कंप्रेसिबल होंगे, लेस कंप्रेसिबल होंगे मतलब कि उसका अट्रैक्शन कम होगा, तो इसके बेसिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो देखिए ए जो है अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा अगर अट्रैक्शन हाई होगा, तो क्या होगा, लिक्विफिकेशन क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, तो सबसे आसानी से कौन सा गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, अमोनिया को किया जा सकता है। देखिए टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, और कितना डिग्री का डिफरेंस है, मात्र मात्र 94.5 डिग्री 5 केल्विन का डिफरेंस है यहाँ पे। तो इस वजह से मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आसानी से अमोनिया को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका ऑर्डर लिखना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे, NH3 इसको सबसे आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है, फिर CO2, उसके बाद कौन है, उसके बाद है आपका ऑक्सीजन, और उसके बाद आता है क्या, नाइट्रोजन। तो इधर से अगर हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, तो ए का जो वैल्यू है क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा किसमें, अमोनिया में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन होगा। हम लोग ऑलरेडी टिक लगा चुके हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन कि द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैसेस P एंड Q एट द टेम्परेचर आर Vp एंड VQ, देयर मोलर मासेस आर MP एंड MQ रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमें पता है, अभी बात किए थे कि v जो होता है, कोई भी वेलोसिटी ले लें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि T/m के होता है। यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो मान लेते हैं टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग देखिए Vp
जो होगा इक्वल टू हो जाएगा किसका, वीपी, रुकिए, वीपी बाय वी क्यू लिखे अगर हम लोग तो क्या लिखेंगे, एम क्यू बाय एम पी, इसका इसका रूट। स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, वीपी का स्क्वायर बाय वी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू बाय एम पी। अब देखिए क्या बन रहा है, वीपी का स्क्वायर इंटू एम पी इक्वल टू वी क्यू का स्क्वायर इंटू एम क्यू। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है आपका। ठीक है, क्लियर है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए फिर से मिस्टेक, ऑप्शन मैच कर रहा है कौन सा, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक्स ना करें, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हर किसी से एग्जाम में होते हैं और इसको आप अवॉइड तभी कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस करा रहा हूँ इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या है क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है, ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। बड़ी क्या बोल रहा है, द डिफरेंशियल ऑफ वर्क एंड हीट इज एन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ध्यान देना है कि यहाँ पे दो फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं स्टेट फंक्शन और एक पढ़ते हैं पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, जैसे इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इंथैल्पी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे स्टेट फंक्शंस में आते हैं। स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। ठीक है, और जो पाथ फंक्शन जो होते हैं, पाथ फंक्शन दो ही होते हैं, एक होता है क्या, सॉरी, एक होता है हमारा आपका W होता है और एक होता है हीट। ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। तो पाथ फंक्शन जो है वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो कौन सा मैच कर रहा है, द डिफरेंशियल ऑफ वर्क एंड हीट इज एन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही है। देखिए अभी बात की है, पाथ फंक्शन जो होते हैं वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग आइसोमर्स। ये आइसोमर्स दिए गए हैं और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पहला तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर और एस निकालना पड़ेगा। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं। आर और एस निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 ये क्या आ रहा है आपका, एस आ रहा है, लेकिन लोअर प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको देखें, ये आ रहा है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब देखिए यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी बिलो द प्लेन है, तो ये कैसा आ रहा है 1 2 3, ये क्या आ गया आपका, ये एस आ गया। ठीक है, तो देखिए ये दोनों सेम कंपाउंड है लेकिन एक आर है और एक एस है, तो ये क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों जो है ये क्या है, इनेंशियोमर्स हैं। क्या है, इनेंशियोमर्स है। ठीक है, और इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ इट्स मिरर इमेज होते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है आपको कि इनेंशियोमर्स जो होते हैं उसके आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनेंशियोमर्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आइडेंटिकल होते हैं, एक्सेप्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में से जो प्लेन पोलराइज्ड के अबाउट जो बिहेवियर होता है वो इसका अलग होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो कायरल रिएजेंट होते हैं, कायरल रिएजेंट होते हैं, उनके लिए उनके साथ इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। बाकी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज इसके सेम होते हैं। तो मैच करें हम लोग, तो क्या बोल रहा है कि दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सही बात बोल रहा है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, चूंकि ये एनेंशियोमर है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। यदि ये क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, दे हैव, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है माफ कीजिएगा, दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। दे हैव डिफरेंट इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी गलत बात बोल रहा है। दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये भी गलत बात बोल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन क्रिस्टल ऑफ प्योर बीटा डी ग्लूकोज आर डिसॉल्व्ड इन वाटर द स्पेसिफिक रोटेशन ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम 18.7 डिग्री टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्रीज। देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है हमें कि अल्फा दो ग्लूकोज जो होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और एक होता है हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 112 डिग्री होता है और बीटा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 18.7 डिग्री होता है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है ना, मिक्स करते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं। और इक्विलिब्रियम जब अचीव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ये इसका एंगल घटता जाता है और इसका एंगल बढ़ता जाता है और बढ़ के ये कितने पे आते हैं, 52.7 डिग्री पे आते हैं, प्लस 52.7 डिग्री पे आते हैं। इस डिग्री पे, इस पॉइंट पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस 3 टाइम्स इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बता रहा है इसमें कि हम पहले इक्वेशन की बात करें। काइनेटिक एनर्जी जो होता है आइडियल गैस के केस में 3/2 kT होता है। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। ये 3 टाइम्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। तो अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी ke1 बाय काइनेटिक एनर्जी ke2 इक्वल टू क्या होगा, t1 बाय t2। ये टोटल कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। आगे हम लोग पढ़ें तो ये 3 है, यहाँ पे t1 है। देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आप मिस्टेक कहाँ करेंगे कि आप देखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस और 81 डिग्री सेल्सियस है, तो आप डिवाइड करेंगे, बता देंगे ये ऑप्शन होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे हमेशा किस में लेना होगा, हमें केल्विन में लेना होगा। तो केल्विन में लेना होगा तो यहाँ पे क्या लेना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अगर करेंगे तो कितना हो रहा है, 300 हो रहा है। और ये 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स मतलब कि 900 हो गया। 900 किस केस में आएगा अगर आप देखें तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 600, यहाँ से आ जाएगा 1200 और यहाँ से आ जाएगा आपका 900। मतलब कि 627 में 273 आप अगर ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 900। देखिए 900 हो गया, मतलब ये कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव एन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता है पहले समझते हैं। एक हमारे पास CH2 ग्रुप है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई ग्रुप लगा हो और यहाँ पे आपके पास कोई ग्रुप लगा हो, ये ग्रुप जो है ये क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होने चाहिए। ये जी जो है ये क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग क्या हो सकते हैं, आर मतलब सॉरी, ये ग्रुप जो है क्या हो सकते हैं, COOR हो सकते हैं, CN हो सकते हैं, COR हो सकते हैं। इसी तरह आपका NO2 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं। COR मतलब यहाँ पे कीटोन की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए अगर हम लोग बात करें डाई इथाइल मेलोनेट, मेलोनिक एसिड का ये एस्टर ग्रुप है। तो डाई इथाइल मेलोनेट क्या होता है, CH2 डाई इथाइल, इथाइल ग्रुप हो गया OET, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OET, डाई इथाइल मेलोनेट। तो यहाँ पे ये CH2 एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है ये। दूसरा अगर हम बात करें 2,4 पेंटाडाइओन, पेंटाडाइओन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 2 4 एक ग्रुप और एक ग्रुप। देखिए ये यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये भी CH2 ग्रुप है। ये भी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये भी हो गया। इथाइल एसिटो एसीटोन, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ इसको हम लोग इथाइल एसिटो एसीटेट भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड OET, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड OCH3, इथाइल एसीटो एसीटोन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इथाइल एसीटो एसीटोन। ठीक, ये हो गया। अब एसीटोन की बात करें तो देखिए यहाँ भी एक ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है ये। अगर हम लोग बात करें एसीटोन की, एसीटोन की बात करें तो ये क्या है, डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और यहाँ पे है आपका
CH3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो जिसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, एसीटोन में एक्टिव मिथिलीन ग्रुप नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। एमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन फॉर अ स्ट्रेट चेन ब्यूटेन। स्ट्रेट चेन ब्यूटेन में का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा है, उसके बारे में बात कर रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है। स्ट्रेट चेन ब्यूटेन में हमें पता होगा आपको कि यहाँ पे हम लोग टू टाइप ऑफ, मतलब स्ट्रेट चेन में हम लोग बात करते हैं बेसिकली स्टेगर्ड, ये सॉरी, न्यूमान प्रोजेक्शन की। न्यूमान प्रोजेक्शन की बात करें तो न्यूमान प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जब दो ग्रुप, जैसे देखिए ब्यूटेन में लेता हूं तो ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं, ये ग्रुप है, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे है आपका H, H और CH3। देखिए क्या बोल रहा है, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। तो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन का मतलब क्या होगा कि जो दो बिगेस्ट ग्रुप होंगे, जो दो लार्जेस्ट ग्रुप या बिगेस्ट ग्रुप जो होंगे वो अपोजिट होने चाहिए स्टेगर्ड में। ठीक है, मतलब मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर में। तो ध्यान दीजिएगा, इक्लिप्स का मतलब क्या होता है कि दो ग्रुप के बीच में एंगल जो है क्या होगा, 0 डिग्री का होगा, इक्लिप्स होगा जब। गाउच कन्फर्मेशन क्या होता है, गाउच में क्या होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। एंटी स्टेगर्ड एंड फुली इक्लिप्स्ड, फुली देखिए पार्सली इक्लिप्स्ड में क्या होगा कि दो ग्रुप जो है, मतलब पार्सली इक्लिप्स्ड में जैसे बता रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं अगर बनाऊं, यहाँ पे हो जाएगा आपका H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। अब देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो ये हो गया आपका एक काइंड ऑफ, बोल सकते हैं हम लोग पार्सली इक्लिप्स्ड। ठीक है, पार्सली इक्लिप्स्ड कहने का मतलब यही है, ठीक है, कि 0 डिग्री होगा लेकिन आपका जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और CH3 के बीच में होगा। फुल्ली इक्लिप्स्ड का मतलब क्या हुआ कि CH3 और CH3 के बीच में 0 डिग्री होगा। एंटी स्टेगर्ड, एक गॉची कॉन्फर्मेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं जो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। एंटी स्टेगर्ड का मतलब क्या होता है, पहला तो जाने स्टेगर्ड। स्टेगर्ड का मतलब क्या हो गया कि दो ग्रुप मतलब का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दो ग्रुप का एंगल जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। देखिए जैसे इसके और इसके बारे में बात करें 180 है, ये और ये बात करें 180 है, ये और ये बात करें तो सब 180 है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है एंटी स्टेगर्ड। एंटी स्टेगर्ड का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई कंफर्मेशन में, जब भी कोई कंफर्मेशन में जो लार्जेस्ट ग्रुप के बीच का जो, जब दोनों, दो लार्जेस्ट ग्रुप मतलब एंटी होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी स्टेगर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा, और ये जो है ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इथाइल एसीटो एसीटेट यूज्ड एज वन ऑफ द स्टार्टिंग रिएक्टेंट। किस रिएक्शन में इथाइल एसीटो एसीटेट जो है स्टार्टिंग रिएक्टेंट के लिए यूज होता है? तो ध्यान देना है, अल्डोल कंडेन, अल्डोल रिएक्शन, अल्डोल रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, आप लोग काफी पढ़े होंगे। तो अल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक एल्डिहाइड या दो एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, हम लोग दो एल्डिहाइड ही ले रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके पास कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, यही लेते हैं। तो इथाइल एसीटो एसीटेट जिस, और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि किस रिएक्शन में इथाइल एसीटो एसीटेट जो है हम लोग स्टार्टिंग रिएक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्डोल रिएक्शन तो होगा नहीं, बट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्डोल रिएक्शन में हम लोग को ध्यान क्या रखना है, क्या बनता है प्रोडक्ट हमारा, ये बनता है OH, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा आपका H। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका H। तो यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन में, कंडेंसेशन अगर हम लोग बात करें तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बनता है। अगर हम लोग कंडेंसेशन की बात करें तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन या फिर एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए डिकमैन कंडेंसेशन। डिकमैन कंडेंसेशन में क्या होता है, दो एस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, दो एस्टर्स होते हैं और एक ही ग्रुप में दो एस्टर्स लगे हुए होते हैं। अगर हम लोग काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 और एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है OET और यहाँ पे OOET।
ये जो है यहाँ पे देखिए एक बेस के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं ETO माइनस, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है यहाँ पे, ये ग्रुप जो है यहाँ से अटैक करके यहाँ पे अटैक करता है और अटैक करके ये साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा तो ये बनाएगा आपका ये वाला ग्रुप ग्रुप बनाएगा OET। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या बनाता है, बीटा कीटो एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, बीटा कीटो एस्टर्स। डिकमैन कंडेंसेशन में, डिकमैन कंडेंसेशन जो होता है ये क्या होता है, देखिए एक ही मॉलिक्यूल में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रामोलिकुलर। एक रिएक्शन है बिगेनली रिएक्शन। बिगेनली रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, बिगेनली रिएक्शन में हम लोग एक रिएजेंट लेते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OET, ये हो गया इथाइल एसीटोएसीटेट, प्लस बेंजल डिहाइड लेते हैं हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे यूरिया लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यही पूछ रहा है आपसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज इथाइल एसीटोएसीटेट यूज्ड एज वन ऑफ द स्टार्टिंग रिएक्टेंट। तो देखिए इसमें हम लोग स्टार्टिंग रिएक्टेंट ले रहे हैं तो बिगिनली, बट मैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म बात करूंगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन थोड़ा सा लेंदी मैकेनिज्म है। तो इसमें पहले तो ये इमीनियम का फॉर्मेशन होता है, और इमीनियम का फॉर्मेशन होने के बाद ये एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। साइक्लिक कंपाउंड क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें बेसिकली प्यूरिन जो बेसिस होते हैं ना, उस टाइप का फॉर्मेशन होता है जो डीएनए आरएनएज में हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। तो प्रोडक्ट की बात करूं मैं तो ये ग्रुप है, ये यहाँ पे अटैक करता है, पहले ये अटैक करता है तो ये इमीनियम आयन बनाता है। इमीनियम आयन मीन्स कि, रुकिए पहले हम लोग इसका इसके बारे में बात कर लें, इसका रिएक्शन करा लें। तो ये हो जाएगा, हम लोग AR लिख लें, डबल डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं H, यहाँ पे हो जाएगा आपका NH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका NH2। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं। अब देखिए इथाइल एसीटोएसीटेट, यहाँ पे बेस ले रहे हैं तो बेस क्या करेगा, H है, H है, तो बेस ले रहे हैं OET माइनस। ये OET माइनस जो है ये बेस यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, बेसिकली ये इनोल का फॉर्मेशन करेगा। हाँ, इनोल का फॉर्मेशन करके ये इस टाइप का रिएजेंट बना लेगा आपका। देखिए हम लोग ऐसे लिखे हैं इसको, CO2ET डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, और यहाँ पे है O माइनस। ये O माइनस यहाँ रीअरेंज करेगा, और ये ग्रुप जो है ये इधर से आके यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है आपका एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, उतना हमारे पास समय नहीं है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे। NH, देखिए ये बनेगा, यहाँ पे आपका क्या था, CO2ET, और यहाँ पे एक ग्रुप ये लगा था। यहाँ पे बेसिकली पहले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये टोटोमेरिज्म होके एक हाइड्रोजन यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, टोटोमेरिज्म होगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अभी लैब असिस्टेंट के जो 10 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्लाइजेन रिएक्शन। क्लाइजेन रिएक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्लाइजेन रिएक्शन जो है ना, ये भी एक डिकमैन कंडेंसेशन ही होता है, मतलब दोनों सेम है ये, लेकिन ये इंट्रामोलिकुलर होता है। और क्लाइजेन कंडेंसेशन की मैं अगर बात करूं तो क्लाइजेन कंडेंसेशन जो है क्या होता है, इंटरमोलिकुलर होता है। और इसमें भी जो है, इसमें भी क्या बनता है, बीटा कीटो एस्टर्स बनते हैं इसमें भी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, हो गया क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा E माइनस डेल्टा H फॉर द रिएक्शन CaCO3, द वैल्यू ऑफ डेल्टा E माइनस डेल्टा H फॉर द रिएक्शन CaCO3 CaO एंड CO2। तो ये रिएक्शन आपको पता होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं, डेल्टा H जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT के बराबर होता है। ठीक है, तो डेल्टा NgRT के बराबर बात करें तो डेल्टा Ng जो है, Ng क्या होता है, N ऑफ प्रोडक्ट माइनस N ऑफ रिएक्टेंट।
तो प्रोडक्ट में हम लोग केवल गैस, मतलब यहाँ पे हम लोग केवल और केवल गैसेस को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे सॉलिड सॉलिड, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू पूछा गया है आपसे। तो देखिए, इसको आप इधर लेके चले जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आर टी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। Among the following compound, which is a product of Mannich reaction? मैनिक रिएक्शन के बारे में जानना है हमें। तो मैनिक रिएक्शन क्या होता है पहले समझिए। मैनिक रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, एक लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड और साथ ही साथ एक अमाइन लेते हैं। अमाइन लेंगे मतलब अमाइन लेंगे, अमाइन मतलब ये 1 डिग्री अमाइन भी हो सकता है या फिर 2 डिग्री अमाइन भी हो सकता है। अमाइन हम लोग बेसिकली 1 डिग्री या 2 डिग्री अमाइन लेते हैं, 3 डिग्री अमाइन नहीं ले सकते। तो हम लोग ले लेते हैं R2NH। जब ये रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, NR2 प्लस, ये इसको हम लोग बोलते हैं मैनिक सॉल्ट। मैनिक सॉल्ट बोला जाता है। अब मैनिक सॉल्ट ले लिया, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कीटोन ग्रुप लेते हैं। कीटोन ग्रुप लेते हैं, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। बेस के प्रेजेंट में इनोलाइजेशन होता है यहाँ पे, और इनोलाइजेशन होने के बाद देखिए, इनोलाइजेशन होगा तो इनोलाइजेशन होने के बाद ये जो ग्रुप है, अगर हम लोग लिखे यहाँ पे, मान लीजिए ETO माइनस आ रहा है और यहाँ पे बना रहा है आपका क्या, O माइनस और CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, ये इधर रीअरेंज करेगा और ये ग्रुप जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इधर ओपनिंग हो जाएगा। ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा, देखिए क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका NH, सॉरी NR2, और यहाँ पे H है और यहाँ पे H है। देखिए, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो देखिए, बीटा अमीनो कीटोन बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बीटा अमीनो कीटोन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, ये बहुत आसान और बचपन से, मतलब जब से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हैं तब से इसके बारे में हम लोग जानते हुए आ रहे हैं। द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ दिया गया है, कितना है, 1.1 वोल्ट दिया गया। इफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn इलेक्ट्रोड इज माइनस 0.76 वोल्ट, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर। तो हमें पता है कि ई सेल जो होता है, ई नॉट सेल की बात करें तो क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट सेल ऑफ एनोड। इसका वैल्यू दिया गया हमारे पास कितना, 1.10 इक्वल टू, और कैथोड का वैल्यू हमें निकालना है जहां पे रिडक्शन हो रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया गया, माइनस 0.76, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 0.76। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई नॉट कैथोड इक्वल टू 0.34, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको याद है तो आपको ये भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर करना है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, ओके, वेट अ सेकेंड, हाँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर मिस्टेक है, यहाँ पे एक्चुअली माफ कीजिएगा, यहाँ पे 20 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, इफ k इज द रेट कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन, देन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन पता होगा आप लोग, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन क्या बताता है कि k जो है वो इक्वल टू होता है किसके, a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के। अगर हम लोग इसका लॉग ऑपरेट करें तो क्या लिखेंगे, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर, और इसको हम लोग मल्टीपल में 1/t लिख देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शंस को पढ़िए। एल एन के इज इंडिपेंडेंट ऑन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। एल एन के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है, और यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एल एन के डिक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन 1/t, एल एन के डिक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन 1/t। तो देखिए 1/t, ये वैल्यू यदि इंक्रीज करता है तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगा आपका, ओवरऑल ये वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब जब ये वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है एल एन के जो है क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, एल एन के डिक्रीजेज लीनियरली विद इंक्रीज इन
1/T, ये होगा ऑप्शन आपका। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी बनता है इसे, और वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द एबिलिटी टू डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड इन लिक्विड अमोनिया इज लेस देन दैट ऑफ वाटर ड्यू टू। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का क्वेश्चन है एक, मतलब डिसोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, एक्वा सॉल्वेंट और नॉन एक्वा सॉल्वेंट का। तो क्या बोला जा रहा है कि आयनिक कंपाउंड लिक्विड अमोनिया में बहुत कम डिसॉल्व होता है, मतलब वाटर के तुलना कंपैरिजन में कम डिसॉल्व होता है। क्यों? लेजर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया देन वाटर। ये रीजन हो सकता है क्या? नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड के डिसोल्यूशन की बात कर रहा है भाई। आयनिक कंपाउंड को, जैसे नमक को हम पानी में डाल दिए, तो नमक के बारे में बात करेंगे ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अमोनिया के बारे में थोड़े ना बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, जो अट्रैक्शन होता है, कुलोम्बिक अट्रैक्शन जो होता है, वो डिपेंड करता है Q1 Q प्लस डिवाइडेड बाई इंटू Q माइनस 4 पाई एप्साइलन। ये जो एप्साइलन है, ये परमिटिविटी कोफिशिएंट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। और यही जो है हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम लोग अगर देख पा रहे हैं, ये जो चीज है ये किसको बता रहा है? कुलोम्बिक अट्रैक्शन को बता रहा है, मतलब कि जो आयंस है उनके बीच के अट्रैक्शन को। एक बात बताइए कि अगर परमिटिविटी कोफिशिएंट अगर ज्यादा होगा, तो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? कम होगा। और हमें पता है कि जो परमिटिविटी कोफिशिएंट जो होता है ना, वो वाटर का सबसे ज्यादा होता है, और अमोनिया का जो है परमिटिविटी कोफिशिएंट वाटर से कम होता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, तो क्यों हो रहा है कि आयनिक कंपाउंड जो है लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व कम घुल रहा है? क्योंकि इसका परमिटिविटी कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है? कम होता है। तो परमिटिविटी कोफिशिएंट या फिर पर हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि H2O का जो लेते हैं ना, वो होता है 81.1 समथिंग, और विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डील करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है हमें। परमिटिविटी कोफिशिएंट बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अमोनिया बीइंग लोअर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर से अमोनिया का रिलेटिव परमिटिविटी कम होता है। तो जिसका परमिटिविटी कम होगा, तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो जो कंपाउंड है वो उस सॉल्वेंट में कम डिसॉल्व होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसका? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टार्टिंग रिएक्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ये प्रोडक्ट एक्स है, इसके फॉर्मेशन के लिए कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल अप्रोप्रिएट है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं। ये क्वेश्चन किसी भी केमिस्ट्री के कंपटीशन के एग्जाम की आप बात करें, तो यहां से डेफिनेट है कि दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। अब अगर बात करें क्यों बोल रहे हैं ऐसा, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है किसका? पीनाकोल पीनाक्लोन रिएक्शन, पीनाक्लोन रिएक्शन है ये। रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, एक्चुअली ये रीअरेंजमेंट होता है, पिनाकोल पिनाक्लोन रिएक्शन। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें, ये प्रोडक्ट बन रहा है, और हम लोग को क्या पूछा जा रहा है कि इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसके बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो हो गया ये ए नंबर, और दूसरा हो गया क्या? डी नंबर। सी नंबर और बी नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट और एक ही कार्बन पे दो फिनाइल ग्रुप अभी पॉसिबल ऐसे नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, अगर हम लोग लिखे हैं ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये 3 डिग्री ऑलरेडी है। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। अगर ऑप्शन के बेसिस पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा बचा? डी वाला ऑप्शन बचा। ठीक है, अब हम लोग अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्या है हमारे पास? पीएच, यहाँ पे पीएच, ये है आपका ओएच, और यहाँ पे है आपका ओएच। इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं H प्लस, एसिडिक मीडियम लेंगे, तो यहाँ पे ये जो है, ये ग्रुप
ये जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये आपका यहाँ पे वाटर बना लेगा OH। देखिए यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे पीएच है। ये यहाँ से वाटर जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकलेगा और निकलने के बाद क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब देखिए कार्बोकेटाइन बोले, अब बात आता है कि यहाँ पे यहाँ से भी OH निकल सकता था, यहाँ से भी निकल सकता था। यहाँ से इसलिए निकला क्योंकि यहाँ पे पीएच के साथ ये कॉन्जुगेशन में है, तो जब बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है इसलिए। अब देखिए आप पढ़े होंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, 1 2 3, ठीक है, हम लोग 3 दे रहे हैं। तो अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो देखिए कैसा बनेगा, रिंग हम लोग ऐसे ही रखते हैं। देखिए ये ग्रुप कहाँ चला गया, ये बॉन्ड यहाँ चला गया और यहाँ पे एक बॉन्ड ऑलरेडी था। यहाँ पे क्या है, पीएच है और यहाँ पे क्या है, पीएच है और यहाँ पे क्या था आपका, OH था, यहाँ पे प्लस हो गया। प्लस हो गया तो ये लोन पेयर अपना इधर दे देगा, तो इधर देने के बाद ये आपका, अगर हम लोग इसको अरेंज करके लिख लें तो यहाँ पे आ जाएगा पीएच और यहाँ पे आ जाएगा पीएच। प्रोडक्ट कौन सा बन गया आपका, ऑप्शन नंबर, देखिए प्रोडक्ट बन गया ये सेम एज इट इज। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम ऑफ द रिएक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन टू प्रोड्यूस अल्काइल आयोडाइड। ये कौन सा रिएक्शन है, देखिए क्या बोल रहा है कि RCl है आपके पास, इसका रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ, NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या बनेगा, RI बनेगा प्लस NaCl बनेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये SN2 रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। SN2 रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। नेम रिएक्शन है ये, आयोडीन अल्काइल आयोडाइड बनाने का एकमात्र मेथड है ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 1 नंबर। इसका एक और रिएक्शन है, अगर हम लोग इसका रिएक्शन AgF या फिर Hg2F2 से करा दें सेम रिएजेंट लेके, तो यहाँ पे क्या बनता है, RF बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक है जेलिंस्की रिएक्शन। तो जेलिंस्की रिएक्शन आपने, एक रिएक्शन होता है हेल वोलार्ड जेलिंस्की। ये मतलब क्या होता है कि ये अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ RCH2COOH, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा हेलोजिनेशन के लिए ये रिएक्शन यूज होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस लेते हैं और ये इस पोजीशन पे OH हेलोजन ग्रुप लग जाता है। हंस डीकर रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन में क्या होता है कि एक हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड OH, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके प्रेजेंस में, Ag2O के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O, OAG बन जाता है आपका। अब वापस से इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं Br2 के साथ, तो ये RBr बन जाता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल होता है, मैकेनिज्म फॉलो करता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इसमें कार्बन का कमी हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक RCO है और यहाँ पे RBr बन रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। वुल जिगलर रिएक्शन, वुल जिगलर रिएक्शन जो होता है ये होता है क्या, अलाइलिक हेलोजिनेशन। अलाइलिक हेलोजिनेशन, अलाइलिक हेलोजिनेशन मतलब कि ये सिचुएशन है आपका ये, और या फिर आप बेंजाइलिक ले लीजिए, बेंजाइलिक या फिर अलाइलिक बोलते हैं, ये CH3 है। ठीक है, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन में हम लोग NBS के साथ फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं या फिर दूसरा रिएजेंट हम लोग लेते हैं NBS और CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये अलाइलिक पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप लग जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, वुल जिगलर रिएक्शन कहते हैं। बट हम लोग यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन से हम लोगों ने 5 रिएक्शंस को पढ़ा है, एक तो ये पढ़ा है, ये साथ साथ स्वाट रिएक्शन भी पढ़ लिया, हेलोजिनेशन भी पढ़ लिया, हंस डीकर रिएक्शन भी पढ़ लिया, तो वुल जिगलर रिएक्शन पढ़ लिया। तो इसके बेसिस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर आप इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो इससे एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम देखिए क्या बोला जा रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन A प्लस बी प्रोडक्ट इज 3.465 इंटू 10 टू पावर -2 मिनट पर मिनट।
The concentration of reactant decreases from 1.2 molarity to 0.2 molarity in 20 minute. The time taken for the concentration to change from 2 molarity to 0.25 molarity. देखिए यहाँ पे हाफ लाइफ दिया हुआ है, टी हाफ है, और टी हाफ लाइफ देखिए कितना है, टी हाफ लाइफ कितना है 20 मिनट, और क्या बोल रहा है कि 1.2 से कितना में आ रहा है 0.6 में आ रहा है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की इसका कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, ऐसे हम लोग लिख लें के का वैल्यू कितना दिया गया है 3.465 इंटू 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 2 मोलारिटी टू 0.25। देखिए जब इनिशियली 2 था और कितने में आ रहा है 2.25, तो 2 था तो अगर 1 पे आएगा तो कितना हाफ लाइफ होगा, टी हाफ लाइफ मतलब कि 20 मिनट। अब 1 से ये फिर से एक हाफ लाइफ टूट गया तो कितना हो गया 20 मिनट फिर से। अब फिर से ये हाफ लाइफ टूट गया तो 0.25 आ गया तो कितना हो गया 20 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हुआ 20, 20 40 और 20 60। ऑप्शन क्या हो गया आपका सी नंबर। ये तो स्मार्ट प्ले किए हम लोग। एक और तरीका क्या है, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, के इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय 80, सॉरी ए नॉट बाय 80, एक फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपका माइंड ब्लॉक हो चुका है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो ये फॉर्मूला को लगाइएगा, ये फॉर्मूला आपका हमेशा साथ देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे माइंड से मतलब स्मार्टली प्ले किए हैं तो ये हम लोग आंसर लेके आए और इसका 60 मिनट हो गया। सो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह और भी इसके अगले पार्ट्स के जो वीडियोस हैं वो भी जल्दी आपके साथ अब शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों को फायदा हो सके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।